अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 4 का टॉपिक पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। एज यू गाइस नो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्ट करती है एज अ बैरियर। वो कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को तो अलाउ करती है और कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को स्टॉप कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है उसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है। ये इक्विलिब्रियम सेल मेम्ब्रेन किस तरह से गेन करती है? डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये सारे प्रोसेस जो हैं वो हम स्टेप वाइज स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है डिफ्यूजन की। movement of molecules from an area of higher concentration to lower concentration, ठीक है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन एक प्रिंसिपल मेथड है मॉलिक्यूल्स की सब्सटेंसेस की मूवमेंट का विद इन सेल एंड एज वेल एज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज डिफ्यूजन के मेथड से ही मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। उसके अलावा जो गैस एक्सचेंज होता है गिल्स में और लंग्स में वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मूवमेंट है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन से ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई तक, वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है। अब ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, हाई एरिया से लोअर एरिया की तरफ आ रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन मूव कर रहे हैं, सो इसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर ना हो रहा हो। डिफ्यूजन के बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि इसका नाम ही शो कर रहा है फैसिलिटेटेड, मतलब कोई चीज़ इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करती है। तो होता क्या है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ का प्रॉब्लम होता है या उन पे कोई चार्ज होता है तो वो फ्रीली सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव नहीं कर सकते। सो उनके लिए उन्हें एक कोई चीज़ चाहिए होती है जो उन्हें हेल्प करवा सके, फैसिलिटेट कर सके। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन है ये भी हाई कंसनट्रेशन एरिया से लोअर कंसनट्रेशन में होती है और इसमें भी एनर्जी एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी नहीं होता। सिंपल जो डिफ्यूजन में होता है वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प करवाती है मूवमेंट में। तो जब डिफ्यूजन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। और इसका जो रेट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वो हायर होता है सिंपल डिफ्यूजन की निस्बत। और ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसमें भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस is the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration। डिफ्यूजन में क्या था, मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस की मूवमेंट थी और इसमें क्या है, वाटर की मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसे सोल्यूशन में जिसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है उससे दूसरे सॉल्यूशन में जहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो इसे हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोनिसिटी से। टोनिसिटी क्या होती है कि दो सॉल्यूशंस है फॉर एग्जांपल, उनकी जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होगी उसे हम कहेंगे टोनिसिटी। सो एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
आइसोटोनिक जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है, आइसो इक्वल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। अब हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं इन इन्वायरमेंट को लेके। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल एक एनिमल सेल जैसा कि रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, उसे हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जो कि आइसोटोनिक है, तो ठीक है। तो जो सेल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? कि सेल के अंदर जितना वाटर जा रहा है वो और जितना बाहर आ रहा है उनकी अमाउंट क्या है? इक्वल है, ठीक है। इसलिए उसका वॉल्यूम सेल का कांस्टेंट रहेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। लेकिन जब हम रेड ब्लड सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हम जानते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसमें क्या होता है कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, तो वाटर जो है वो ज़्यादा एंटर होगा उसके अंदर। वाटर ज़्यादा एंटर होगा तो सेल क्या करेगा? स्वेल होगा ओवरफिल्ड बलून की तरह, और वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। इसी तरह जब हम रेड ब्लड सेल को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो उसमें क्या होगा कि वाटर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर वाली साइड पे मूव करेगा, ज़्यादा वाटर लॉस होगा, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। सो एनिमल सेल में ऐसे वेज होने चाहिए कि वो इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। मतलब अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है जहाँ पर कि वाटर ज़्यादा अंदर आ रहा है, उनमें वे होना चाहिए कि वो एक्सेसिव एंट्री को स्टॉप कर सकें, और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में उनमें कुछ अडेप्टेशंस होने चाहिए, कुछ वेज होने चाहिए कि वो एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। अब ये जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स हैं वो प्लांट्स के मामले में थोड़ी डिफरेंट है एनिमल्स की निस्बत, वो किस तरह से देख लेते हैं। अब प्लांट में क्या होता है कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स एनिमल सेल्स की निस्बत डिफरेंट होती हैं। वो किस तरह से कि प्लांट में रिजिड सेल वॉल होती है। अब ऐसे प्लांट्स जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, तो उसमें क्या होता है कि उनके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लो कंसंट्रेशन होती है उनके सेल्स की निस्बत। सो वाटर सबसे पहले सेल में जाएगा, इनसाइड द सेल मूव करेगा, देन वैक्यूल में जाएगा। तो जब वैक्यूल साइज में इंक्रीज करता है तो साइटोप्लाज्म क्या उसे फर्मली इंटीरियर ऑफ सेल वॉल की तरफ थोड़ा प्रेस करता है, ठीक है। सो उसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड करता है, एनिमल सेल की तरह रप्चर नहीं हो जाता, ठीक है। अब ये जो आउटवर्ड प्रेशर आ रहा है सेल वॉल के ऊपर साइटोप्लाज्म की वजह से, उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब वो प्लांट्स जो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि जितनी अमाउंट वाटर की सेल के अंदर मूव कर रही है उतनी ही बाहर मूव कर रही है, तो टर्गर प्रेशर प्लांट गेन नहीं कर पाएंगे और वो हो जाएगा फ्लैसिड। और उसके अलावा जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में प्लांट रह रहे हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। तो ये था शॉर्ट सा वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के बारे में, और हमने अब स्टडी किया डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। उसके बाद हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल जो है वो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन पे कोई चार्ज होता है या जिनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प कराती हैं मूवमेंट में। उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्मोसिस के बारे में कि ये मूवमेंट है सॉल्यूशन में, वाटर की मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, लेसर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में। फिर हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पढ़ा, एनिमल सेल में क्या होती हैं और प्लांट सेल में क्या होती हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।